Hello guys, welcome to my channel Educate India. Here we start rolling motion of a rigid body. In last lecture we are discussing about kinetic energy for a rigid body motion. सही है, तो आज के लेक्चर में हम करेंगे रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ेंगे. सो रोलिंग मोशन क्या होता है अपना? रोलिंग मोशन इज अबाउट ए मोशन, इज ए मोशन इन विच मोशन is a motion in which both translatory motion and rotation undergo same. मतलब दोनों होते हैं जहाँ पे कि रोलिंग भी होती है और मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है और रोटेशन भी होता है, तो हम उसको रोलिंग मोशन कहते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? ट्रांसलेटरी मोशन होगा और ट्रांसलेटरी मोशन होगा और अपना रोटेशनल होगा, रोटेशनल मोशन होगा. अगर किसी के पास दोनों मोशन होते हैं, किसी बॉडी कोई परफॉर्म कर रही है बोथ मोशन साइमल्टेनियसली, सो वो रोलिंग मोशन कहलाता है. सो रोलिंग मोशन अगर हम डिस्कस करें व्हाट अबाउट रोलिंग मोशन, सो तो हम सिंपली कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन को हम रोलिंग मोशन कहते हैं. रोटेशन मोशन को हम क्या कह देंगे? रोलिंग मोशन कह देंगे. सही है, तो इसमें जो बॉडी होगी वो मूव करेगी. उसके पास सपोज कर लो ये बॉडी हमारे पास ये है, अगर ये रोलिंग मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो इसके पास कौन कौन से दो मोशन होंगे? इसके पास एक तो होगा ट्रांसलेटरी मोशन, तो इसके सेंटर ऑफ मास, कोई यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है तो इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा, तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी. और इसके पास क्या होगा? दूसरा एक इसका रोलिंग मोशन होगा अबाउट इस एक्सिस, वो सेंटर ऑफ मास की एक एक्सिस जो परपेंडिकुलर होगी इससे, तो उसके अबाउट इसका कुछ होगा, रोलिंग होगा. मतलब कोई सा भी ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी. तो इसके बाद दोनों मोशन है. अब इस दोनों मोशन को हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे तो वो कहलाती है रोलिंग. तो ये क्या है हमारे पास? ये यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेशन है ये, और ये क्या है हमारे पास? रोटेशन है. ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन बोथ हैं यहाँ पे, दोनों एक साथ हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन. सो रोलिंग जो होती है हमारे पास दो टाइप में हम पढ़ते हैं. रोलिंग मोशन के हम क्लासीफाइड करें तो दो टाइप हो सकते हैं. सो एक होती है प्योर रोलिंग जिसको कहेंगे हम, जहाँ पे विदाउट स्लिपिंग होगी, मतलब बॉडी जो होगी सरफेस पे स्लिप नहीं करेगी. और दूसरी क्या होती है? दूसरी हम कह सकते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग. सही है, तो हमारे सब्जेक्ट में सिर्फ ये है प्योर रोलिंग, मतलब जहाँ पे विदाउट स्लिपिंग वाला जो है वाली हमारे पास रोलिंग है. अगर हम स्लिपिंग की बात करें जिसमें स्लिपिंग होती है, तो उसमें दो टाइप से हम रोलिंग पढ़ सकते हैं. एक फॉरवर्ड रोलिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग और एक बैकवर्ड स्लिपिंग. तो ये हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी आपको बता दिया मैंने कि इसमें भी दो टाइप को हम क्लासीफाई कर सकते हैं. तो हम आते हैं अपना प्योर रोलिंग वाले पे. सो प्योर रोलिंग अगर हम देखें तो रोलिंग हो रही है तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज कर लिए किसी एक सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे, तो हम सबसे पहला केस ये पढ़ते हैं ओवर द प्लेन सरफेस. सो अगर कोई ऑब्जेक्ट ओवर द प्लेन सरफेस है और रोल कर रहा है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास होगा उसमें क्या होगी? उसकी एक वेलोसिटी होगी. इसके पास जो हर पॉइंट होगा उसकी एक कोई वेलोसिटी होगी. हर पार्टिकल के पास कुछ एक वेलोसिटी होगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास के पास कुछ भी एक वेलोसिटी वी मान ली. अगर ये ट्रांसलेटिव मोशन करते तो यहाँ पे हर पार्टिकल के पास भी एक सेम वेलोसिटी होती है वी और वी. अगर इसी को हम अगर ऐसे कहें, यहाँ पे हम कह दिया ट्रांसलेटिव मोशन है ये, ट्रांसलेशन है ये. और अगर इसको हम रोलिंग करें किसी एक प्लेन पे, तो वो अपनी एक्सिस के लिए, तो सपोज कर लो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, इससे एक्सिस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है और यहाँ पे एक एक्सिस परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, और ये रोलिंग कर रहा है किसी ओमेगा वेलोसिटी से क्लॉकवाइज. ठीक है, रोल नहीं कर रहा है, ये कर रहा है रोटेट, किसी भी अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. तो इसके पास इसके जो पार्टिकल्स होंगे, सपोज करें यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहाँ पे हमने मान लिया बी पॉइंट है ये. ठीक है, इस बी पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एक क्या होगा, एक वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की कुछ अपनी. तो वो वेलोसिटी अगर इस साइड रोटेशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी, तो उसको क्या होगी हमारे पास, सपोज कर लिया वी वेलोसिटी है. और अगर पार्टिकल एक यहाँ लिया हमने ए पार्टिकल, तो यहाँ पे किसकी वेलोसिटी होगी कुछ इस डायरेक्शन में, तो वो भी वी होगी.
सही है, तो ऐसा है, ठीक। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, दोनों को कॉम्बिनेट कर लो और साइमल्टेनियसली उसको अगर हम देखें तो क्या क्या मिलेगा हमारे पास, रोलिंग मिलेगी। अगर ये पार्टिकल यहाँ था, हमने सेंटर ऑफ मास लिया, ए बी पार्टिकल हमने ये लिया, तो कुछ टी टाइम में यहाँ था, तो कुछ टाइम बाद वो यहाँ पहुँचेगा बी पार्टिकल, और फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे करके बी यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ऐसे जब थोड़ा और आगे जाएंगे तो ऐसे फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। सिंपल है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसकी जो सेंटर है ये सी, यहाँ से सेंटर ऑफ एक्सिस हमारी जा रही है, तो ऐसे है, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग है ये। इसमें क्या होंगे, दोनों दोनों हो रहे हैं, दोनों हो रहा है यहाँ पे, रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, रोटेशन हो रहा है इस केस में, रोटेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, रोलिंग है। तो अगर हम बात करें विदाउट स्लिपिंग, मतलब ये क्या क्या हो गया, एक प्योर रूलिंग हो गया। तो प्योर रूलिंग में क्या होगा, तो यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगा, तो इसका जो सरफेस होगा, सरफेस की जो वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो है, और इस पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो इस पॉइंट को वेलोसिटी के पास एक ट्रांसलेट मतलब लीनियर वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की, एक आगे की साइड, और एक इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी बैकवर्ड में, तो उसका जो सम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हेडिंग डाल लीजिए अपना, रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। सही है, तो आज का टॉपिक यही रहेगा अपना। और इसके अंदर हमने लास्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी। तो अगर ये रोलिंग कर रहा है तो यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी के ई, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या यहाँ पे डिफाइन होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, मतलब जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी, और दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बॉडी की लीनियर काइनेटिक एनर्जी और दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ई आर। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाफ एम उसका टोटल मास और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या लेंगे हम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो यहाँ पे सी ओ एम लिख दूँ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारे पास लीनियर के लिए, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब हम क्या कहेंगे, अब रोटेशनल के लिए क्या हमने अपना लास्ट एक्सप्रेशन क्या सॉल्व किया था, आई, यहाँ पे आई जो होगा ये कौन सा एक्सिस है, सेंटर से जो एक्सिस है, तो इसको आई सेम स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। सही है। अगर यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है और चेंज हो रहा है तो यहाँ पे दो मोशन और पढ़ सकते हो आप, कि वो एसिलेट हो सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक एंगुलर एसिलेशन होगा अल्फा, और एंगुलर एसिलेशन होगा, अगर वो कांस्टेंट है तो वहाँ पे ओमेगा रहेगा, सिर्फ ओमेगा में चेंज नहीं होगा। अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो वहाँ पे एंगुलर एसिलेशन आएगा, ठीक है। नोट करो, तो हमने यही पढ़ना है, ठीक। सपोज अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, तो हमने ये बॉडी हमने बना ली, और यहाँ पे रोलिंग का बता रहे हैं हम, रोलिंग का अगर ये रोल कर रही है, सपोज कर लिया इसका सेंटर ये है सी, और यहाँ पे सेंटर के पास कुछ वेलोसिटी होगी वी, तो वो कौन सी सी एम होगी, वी सी एम। और हमने कोई पार्टिकल ले लिया, यहाँ पे ए पार्टिकल ले लिया, और यहाँ पे एक बी पॉइंट ले लिए, और ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे कोई पी ले लिया और यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे वी ले लिया और यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लिया, और जब ये रोल करेगी तो इसका कुछ प्लेन पे रोल करेगी, तो ऐसे कुछ होगा। तो आपने आपको बताया था डेट इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इस ओमेगा की टर्म में क्या डिफाइन हो सकती है, यहाँ पे कुछ ऐसे रोलिंग का ये है, तो ये ओमेगा से रोल कर रही है, तो इसकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में होगी, सही है। और वो क्या होगी, ओमेगा आर, ठीक है। इसका हमने सेंटर क्या ले ली, रेडियस आर ले ली, और मास इसका एम है, ठीक। तो वो आर होगी अपनी, और इस पार्टिकल पे देखेंगे तो वो डाउनवर्ड होगी, वो क्या होगी, वो भी ओमेगा आर ही होगी अपनी, ठीक है। और इसके पास एक अपनी वेलोसिटी भी होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इसकी लीनियर वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी, तो वो लीनियर वेलोसिटी भी होगी कोई अपनी लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पे दोनों वेलोसिटी होंगी, तो ये लीनियर वेलोसिटी वी और यहाँ पे वी भी होगी। इस पार्टिकल पे देखें तो एक लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक, तो हो गई वी, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी,
तो वो कितनी होगी, ओमेगा आर। ठीक है, ऐसे इस पे देखें तो लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी वी, और एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में होगी अपवर्ड, तो वो लिख ले सकती है वी आर से। ठीक है, तो यहाँ समझो इतना। तो आपको समझ में आया कि अगर हम किसी भी बॉडी को रोटेट कर रहे हैं तो उसको, या हमने पार्टिकल ले लिया तो उसके पास दो वेलोसिटी हो रही हैं। मतलब कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसके उसके कोई हमने पार्टिकल लिया तो उसके पास दो वेलोसिटी हो रही हैं। सो दो वेलोसिटी कैसे हो रही है, एक उसके पास लीनियर वेलोसिटी है अपनी, जिससे वो अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन करता है तो यहाँ पे हर पार्टिकल के पास एक कोई ना कोई लीनियर वेलोसिटी होगी। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, उन सब के पास सेम सेम वेलोसिटी होगी। जो उसकी सेंटर की वेलोसिटी है वही इसके पास, सब पार्टिकल के पास वही वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है तो उन सब की वेलोसिटी वी होती है। अगर ये रोलिंग कर रही है, अगर मतलब ये रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, सो उसके पास जो इस पॉइंट पे अगर हम देखें इसकी वेलोसिटी, तो वो इसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल होगी, और वो किससे डिफाइन होगी, ओमेगा आर से। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी तो वी वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होगा। तो इन दोनों का अगर हम रोलिंग में मिक्सिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी तो किसी पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी देखी जाएंगी। तो अगर सपोज कर लिया हमने ए पार्टिकल लिया यहाँ पे कोई, तो इसके पास इस डायरेक्शन में दो वेलोसिटी होंगी। वो कौन कौन सी होंगी हमारे पास, ओमेगा आर और एंड इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, वी। तो वो दोनों इस डायरेक्शन में ही होंगी। अगर इस पार्टिकल को हमने यहाँ ले लिया तो इसके इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, और एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वी, जो कि इसके सेंटर की सी एम की जो वेलोसिटी है। और इस डायरेक्शन हमने यहाँ ले लिया कोई पॉइंट, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी, और एक यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो वी होगी, और इस डायरेक्शन में ओमेगा आर होगी। तो वही हमने बता दिया आपको, यहाँ पे ये है और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में दैट इज़ वी, और दैट इज़ आर ओमेगा आर। ठीक है, ठीक, सही है। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, अगर ये कोई सरफेस हमने ले लिया जिससे मूव कर रही है, सही है, ये हमने सरफेस लिया जिस पे ये रोलिंग कर रही है, तो हमने पॉइंट लिया सी। तो इसके जो हमने बॉडी ली है वो क्या क्या बॉडी हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है। तो सिलेंडर भी हम कोई भी राउंड सरफेस है ना तो वो रोल कर सकती है, मतलब जो रोल सरफेस है वो ले सकते हैं हम। तो सिलेंडर, स्फेयर और रिंग भी हो सकती है। तो उसके लिए आई की जो वैल्यू होगी, काइनेटिक एनर्जी में जो आई लगेगा उसकी जो वैल्यू होंगी वो डिफरेंटली यूज़ हो सकती हैं। तो और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हम आई जो देखेंगे वो क्या लग सकते हैं, एम के स्क्वायर, मतलब के यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हम इसके मदद से हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो गायरेशन की जो हमने बताया था आपको, व्हाट इज़ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से और किसी भी एक्सिस के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, तो वो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है अपनी। जहाँ पे किसी भी बॉडी का पूरा मास कंसनट्रेटेड है उसके सेंटर उस एक्सिस के लिए, तो जहाँ से वो रोटेट कर रहा है उसके जहाँ पे उसका टोटल मास कंसनट्रेटेड है और उसकी रोटेशन एक्सिस से बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है। और अगर हम आई के लिए उसको लिखें तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो आर की जगह क्या होता है, हमारा के आ जाता है, तो वहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया, सही है। अगर ये यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया बी पॉइंट हमने यहाँ लिया, तो अगर ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा आगे पहुँचेगा ये। अब ये पॉइंट पहुँच गया यहाँ पे, और अगर ये थोड़ा सा और आगे जाएगा तो ये पॉइंट पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा ये, और थोड़ा सा और आगे जाएगा तो कैसे बन जाएगा ये, तो कुछ ऐसा करके इधर पहुँचेगा, फिर ये डाउन हो जाएगा। तो इसका कुछ ऐसा बन सकता है ये, इस पॉइंट को अगर हम मीट कर दें ऐसे ऐसे ऐसे, दिख रहा है आपको, तो डैट इज़ लाइक दिस। इसकी हम एक म्यूचुअल क्या बना लें, ग्राफ बना लें, तो वो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। इसकी पाथ देखें, इस पॉइंट का क्या पाथ है, ट्रेजेक्ट्री देखें, तो वो कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री है। तो ये पैराबोला तो है नहीं, तो ये अपना क्या है, साइक्लॉइड है ये। आप पढ़ोगे ये मैथ्स में, आपने एक टर्म पढ़ी है साइक्लॉइड, तो ये वो वाली शेप कुछ होती है इसकी। ठीक है, सही है। सो हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है, एक डिस्क है और ये मूविंग डाउन है, मूविंग कर रही है किसी भी प्लेन पे। सो इसके जो वेलोसिटी होगी, कोई हमने टॉप पार्टिकल हमने लिया ये ऐसे,
ए अपना टॉप पार्टिकल ए लिया, तो इसके पास एक दो वेलोसिटी होंगी, एक तो वी आर होगी और एक होगी हमारे पास इसकी वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी, और दोनों दोनों वेलोसिटीज़ होंगी इसके पास, ठीक है। और इसके अगर हम देखें तो यहाँ पे रोलिंग करने के लिए इसके पास कुछ एक फोर्स होगा ना, जिसके वजह से रोटेट कर रहा होगा। तो वो फोर्स क्या है अपना, यही तो फोर्स ही तो होना चाहिए जिसकी वजह से रोटेट करे कोई बॉडी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन होगा एफ, एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो इसके ऊपर वर्क कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा तो ये कैसा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर फ्रिक्शन वहाँ पे लग रहा है तो वो कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक्चुअल में है क्या, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, ऐसा सपोज कर लिया ये प्लेन है, इस पर मैं फ्रिक्शन तो ये है ना, फ्रिक्शन फ्रिक्शन ऐसा करके मैं इस पर फिसल रहा हूँ तो ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसको ये कौन सा केस हो जाएगा, जब इस पर ऐसे ऐसे फिसलने पे कोई फ्रिक्शन लगेगा, तो फिसलने पे तो फ्रिक्शन लगता है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सही है, फिसलने पे तो फ्रिक्शन लगता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्लिप वाला केस हो गया। लेकिन अगर मैं हम कहें कि यहाँ पे भी एक फ्रिक्शन होगा, तो वो कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक होता है एक होता है अपने पास काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये दो अलग अलग टाइप के फ्रिक्शन हमने होते हैं ये दो। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अगर हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, सही है। अगर उसके लिए अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो कैसे निकलेगी इस फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ वो होगा, क्या होगा, यहाँ पे एक सेंटीपेटल एक्सीलरेशन होगा, तो यहाँ पे एक सेंटीपिटल फोर्स होगा यहाँ पे एफ सी, और यहाँ पे फ्रिक्शन ये है, और यहाँ पे क्या होगा, एक आगे की डायरेक्शन में कोई इसका एक्सीलरेशन हो रहा है, तो वो एक्सीलरेशन की वजह से जो फोर्स होगा वो ये होगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन की जो टर्म्स आएंगी वो इस टर्म में क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे कोई भी फोर्स है तो वो इस फोर्स से डिपेंड कर पाएगा, तो फ्रिक्शन इस फोर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ठीक, ओके, सही है। अगर ये स्लिप कर रही है, सपोज करो स्लिप करेगी ना, तो ये विदाउट स्लिपिंग वाला केस है। तो विदाउट स्लिपिंग में अगर विदाउट स्लिपिंग का केस है ना, विदाउट स्लीपिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉडी है अगर ये विदाउट स्लीपिंग का केस है, तो यहाँ पे जो ये रोटेट भी कर रही है, उसके पास क्या है, रोटेट भी कर रही है, उसके पास एक वेलोसिटी भी है। तो ये विदाउट स्लीपिंग का केस है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, स्लीपिंग है क्या एक्चुअल में, हमने क्या अगर दो सरफेस ले लिए, ये दो सरफेस है, अगर ये इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v है, तो इनके बीच में क्या होगी, स्लीपिंग। जब ये दोनों वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या है, स्लीपिंग नहीं होगी। सपोज कर लो आपस में दोनों चिपके हुए ऐसे सरफेस हैं, दो सरफेस हमने ले लिया, एक ये ले लिया और बिल्कुल इसके चिपका हुआ एक सरफेस ये ले लिया। अगर ये दोनों सरफेसेस क्या है, मूव कर रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी सेम है, या फिर दोनों रेस्ट में हैं या फिर मूव कर रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लीपिंग नहीं होगी, सही है, विदाउट स्लीपिंग वाला। अगर एक भी सरफेस जो है ना वो थोड़ा सा खिसक जाए, तो एक वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, ये v1 ज़्यादा हो गई और ये v2 कम रह गई, तो यहाँ पे क्या हो गई, स्लिपिंग हो गई। तो ये क्या हो गई, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गई, और ये फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गई। और यहाँ पे ये अगर पीछे रह गया और ये अपना प्लेन जो है वो आगे चला गया, सपोज कर लिया हमने एक ये ले लिया, एक रॉड वो ले ली, कोई भी प्लेन ले लिया और वो भी मूव कर रहा है यहाँ पे v वेलोसिटी से, उसके ऊपर हमने एक बॉल रख दी। अब इसके बॉल जो है ना इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके ऊपर स्लीपिंग भी हो सकता है। तो अगर हमें नॉन स्लीपिंग देखना है तो इस वेलोसिटी जो होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v, और यहाँ पे जो इसके पास वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, ये रोलिंग है ना, तो रोलिंग है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v आगे की डायरेक्शन में जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी, सही है। तो उससे वजह से हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस वी आर इक्वस टू v लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन निकालेंगे। अगर ये दोनों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्लीपिंग नहीं हो रही है, मतलब ये भी रोल कर रहा है, यहाँ पे भी ये मूव कर रहा है, अगर ये v वेलोसिटी 0 है तो ये भी 0 होनी चाहिए, तो यहाँ से v इक्वस टू ओमेगा आर आ सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, प्योर रोलिंग का केस है। ये प्योर रोलिंग में क्या होता है, v इक्वस टू
ओमेगा आर हो जाएगा। और कोई यहाँ पे पार्टिकल है तो वो क्या हो गया, उसके लिए अगर देखेंगे तो ये सरफेस पे वी है और ये हमने दूसरा सरफेस ले लिया ग्राउंड सरफेस से, और ये हमने पास वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे वही पार्टिकल हमने लिया और उससे ग्राउंड सरफेस ये ले लिया। तो ग्राउंड सरफेस क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, तो वो जीरो है। और ये सरफेस जो ऊपर वाला जो पार्टिकल है वो मूव करेगा वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, और ओमेगा से इस डायरेक्शन में, ओमेगा आर से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। आपको बताया था ना मैंने पहले कि वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, कि जहाँ पे भी हम सॉल्व करते हैं, कहीं पे भी सॉल्व करते हैं तो किसी पॉइंट पे किसी एक्सिस से, सपोज का लिए एक्सिस है, इस एक्सिस से इस पॉइंट पे हमें देखनी है, कोई भी वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी है, सपोज करो ऐसे घूम रही थी ये, तो इस पॉइंट पे किसी वेलोसिटी की वो देखनी है, वेलोसिटी देखनी है, कोई लीनियर वेलोसिटी इस पार्टिकल की देखनी है, तो इस टर्म में ओमेगा की टर्म में कैसे निकलेगी, वी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर आता है, ये दोनों वेक्टर टर्म में आ गई, और उसके जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वी इक्वल्स टू ओमेगा आर। ठीक है, तो वही बात थी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इस डायरेक्शन में पीछे की डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से रोटेट कर रहा है। एफ क्या, वो फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है रोटेशन के लिए। रोटेशन में टॉर्क की नीड होती है ना, तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या है, टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, और क्या कह सकते हैं, एंगुलर एसिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। सही है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन एंगुलर एसिलेशन प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये बॉडी रोल ही नहीं कर पाएगी, तो फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। तो वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा कि जो सरफेस पे जिस पे मूव कर रही है वो भी पीछे की साइड या फिर आगे की साइड वो भी मूविंग सरफेस होगा, तो उनके बीच में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन यूज़ होगा। ठीक है, ये ओके, तो ये अपना पॉइंट है, आप नोट कर लो। तो जितनी हमने बातें समझाई वो आपको समझ में आई होंगी। हमने कहा कि अब देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखना, दैट इज़ अगर कोई हमने पार्टिकल ये ले लिया ऊपर, तो ये हमने पार्टिकल ले लिया ए, तो इसके पास दो वेलोसिटीज़ हैं, एक और यहाँ पे रोलिंग का केस ले लो हम, और एक ले लें इसका ट्रांसलेट का केस ले लें, ट्रांसलेशन मोशन का केस लें। तो इसकी वेलोसिटी है, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे तो पार्टिकल के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होगी, और यहाँ पे जो पार्टिकल, यही हमने पार्टिकल लिया, इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, वी होगी, जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। अगर हम इनको रोलिंग में लेके आएंगे तो यहाँ पार्टिकल के पास क्या होगी, कौन सी वेलोसिटी होगी, वी ए के पास दो वेलोसिटी होंगी, दैट इज़ वी आर और प्लस वी। सही है, जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है वो वाली वेलोसिटी भी होगी पार्टिकल के ऊपर, और उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, तो ये इसके पार्टिकल के पास दोनों वेलोसिटी होंगी। अगर हम यही पार्टिकल अगर यहाँ ले लें दोनों नीचे की साइड, उन दोनों को कॉम्बिनेशन देखें तो वो कौन सी वी पी जो वेलोसिटी होगी वो दैट इज़ वी माइनस वी ओमेगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये वी इस डायरेक्शन में होगी, और यहाँ देखेंगे तो वी ओमेगा ये। अगर ये फॉरवर्ड होगी तो ये ज़्यादा वेलोसिटी ये होगी और कम ये होगी। अगर ये फॉरवर्ड मूव करेगी, मतलब इसके अंदर ट्रांसलेटिंग का कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ट्रांसलेशनरी मोशन ज़्यादा होगा, तो वेलोसिटी ये वाली ज़्यादा होगी, और ये रोलिंग वाली वेलोसिटी इसकी कम होगी। ट्रांसलेटिंग मोशन में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ये हम क्या, अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये रोलिंग वाली कम है, तो ये क्या इसको हम कह सकते हैं फॉरवर्ड हो जाएगा। ये फॉरवर्ड मतलब क्या, कुछ ऐसा होगा कि वो रोल कम कर रहा है और ट्रांसलेटिव मोशन ज़्यादा कर रहा है, तो मतलब कम रोल कर रहा है और ट्रांसलेटिव मोशन ज़्यादा कर रहा है। अगर ये वाली वेलोसिटी अगर वी ओमेगा ज़्यादा हुआ वी वेलोसिटी से, तो वो रोल ज़्यादा कर रहा है और ट्रांसलेटिव मोशन कम कर रहा है। ठीक है, रोल ज़्यादा कर रहा है, ट्रांसलेटिव मोशन कम कर रहा है। अब दोनों सेम है तो ये अपने पास रियल केस हो गया। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ये कौन सा रियल केस हो गया अपने पास, प्योर सरफेस के लिए, प्योर रोलिंग के लिए ये केस हो गया अपने पास। नोट कर लो, ये प्योर रोलिंग का केस है। तो यहाँ पे हम अगर ए पार्टिकल के लिए देख रहे हैं तो ए पार्टिकल के पास कौन कौन सी वेलोसिटी है, वी, और ये अपने पास वी सी एम। यहाँ पे इसकी सेम होगी तो वी सी एम भी लिख सकते हैं हम, तो ये वी सी एम वाली वेलोसिटी होगी। तो ये ओमेगा वाली कौन सी होगी, ये भी वी सी एम के इक्वल होगी। तो यहाँ पे पास ए पॉइंट के पास दोनों वेलोसिटी होंगी, तो डबल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके पास डबल वेलोसिटीज़ हो गई। ठीक, ओके, नोट कर लो।
तो ये पार्टिकल हमने क्या लिया है, एट टॉप लिया है। तो टॉप वाले पार्टिकल के पास क्या होगी वेलोसिटी, जो उसकी सेंटर की वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसकी डबल वेलोसिटी उसके पास होगी। अगर हम ये बॉटम वाला केस लें, बॉटम है यहाँ पे, बॉटम वेलो पॉइंट है, तो वो बीपी जो होगा वो अपने पास क्या आएगा, बीपी जो होगा क्या ये हो जाएगा वी माइनस वी, तो मतलब वो होगा स्टैटिक में। तो ये बॉटम वाला जो पॉइंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा। तो ये स्टैटिक रहेगा, हमेशा स्टैटिक रहेगा, मतलब स्टॉप रहेगा। ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी। हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी रोल कर रही है तो इसके बाद दोनों वेलोसिटी होगी वी, और इसकी ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। तो ओमेगा भी क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, मतलब चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट भी हो सकती है। तो कांस्टेंट भी हो सकती है और क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। तो अगर चेंज हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, एक एंगुलर एक्सीलरेशन भी आएगा। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से लिखते हैं। अगर वो कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा, सही है, नो एंगुलेशन, नो एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम एक ही केस बता देते हैं आपको। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो रोलिंग के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात होगी यहाँ पर सीधे। टोटल एनर्जी के लिए बात करेंगे तो कोई टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अपने पास क्या हो गया, सम हो गया। तो हाफ, तो टोटल के ई क्या हो गया यहाँ पे, हाफ सम हो गया। तो दोनों सम हो गया यहाँ पे, के ई लीनियर का, के ई लीनियर का सम है वो, और प्लस के ई रोटेशन का सम है। तो दोनों लीनियर का और रोटेशनल का सम हो जाएगा। तो लीनियर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी बॉडी के लिए, तो हम किसी भी बॉडी के लिए क्या लिखते हैं, हम हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी किसकी लेंगे हम, सेंटर ऑफ मास की। कोई अगर ये हमारे पास है, इसके पास एम है, टोटल मास एम है, और इसकी कुछ वेलोसिटी वी है। अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन करता तो सारे पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी होती। तो यहाँ पे क्या, ये वैसी वाला केस लेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी किसकी लेंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की। तो यहाँ पे वी सी एम की वेलोसिटी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, काइनेटिक एनर्जी इसके लिए। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी के क्या अपने पास आएगा, हाफ। लास्ट एक्सप्रेशन में हमने चेक किया था ना, लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आई होगी ये किसके अकॉर्डिंग ली जाएगी, इसकी ओन एक्सिस होगी इसकी, मतलब जो सेंटर ऑफ पास से एक्सिस हो रही होगी। तो हम इसको लिख लें सी एम लिख लें, आई सी एम। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन गया अपने पास, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और हेयर जो आई सी एम होगा, अगर ये रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में। तो एम के स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ओके, तो एम के स्क्वायर क्यों आ रहा है यहाँ पे, अगर ये किसी हमने स्टॉप फॉर्म में देखते हैं इसको, तो ये क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता। और ये रोलिंग मतलब रोटेट कर रहा है तो इसको, इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। सही है, सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से इसमें क्या आएगा, एक के कांस्टेंट आ गया जिसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हाफ एम कॉमन आ सकता है, एम और हाफ कॉमन आ गया तो वी स्क्वायर, ये वी सी एम का स्क्वायर प्लस आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देन हाफ ये सिंपल, और एम ये आ गया। वी वेलोसिटी को हमने क्या बताया था आपको, इसको हम क्या लेने दें, इसको वेलोसिटी को हम क्या रहने दें, सिंपल वेलोसिटी रहने दें। तो ये हमारे पास सिंपल वेलोसिटी अपने पास वी सी एम की वेलोसिटी है, मतलब रोल ही कर रहा है तो उसके पास जितनी भी वेलोसिटी होगी वो कैलकुलेटेड वेलोसिटी ये है। और यहाँ पे आई को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर अपना सिंपल। ठीक है, और ओमेगा के लिए मैंने आपको बताया था, ओमेगा जो वी इक्वस टू होगा, वो अभी जो पीछे निकल के आया था वो क्या था अपना, वी इक्वस टू ओमेगा आर होता है, आपको पता है ये। तो यहाँ पे ओमेगा के क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे वी अपॉन आर, तो उसका स्क्वायर भी यहाँ पे, तो यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया सिंपल।
तो यहाँ पे m कॉमन आ गया तो m बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बचा हुआ टर्म को वी सी एम का स्क्वायर ये प्लस के स्क्वायर, और एक्चुअल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो उसे भी बाहर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा सिंपल। और यहाँ पे क्या आएगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर हेयर, तो आर स्क्वायर। तो अपनी एक्सप्रेशन क्या बन गया, हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है। और के लिए के निकालने के लिए अगर यहाँ पे के निकालने आ जाए तो आपके लिए आपको पता ही है के को कैसे डिफाइन करते हैं हम। कोई भी हम आई दिख लो तो आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है। तो आई जिसके लिए जो भी यहाँ पे बॉडी रखेंगे हम, कोई सी भी बॉडी रखेंगे, तो अगर सपोज करा हमने डिस्क रख ली तो उसके लिए हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का के स्क्वायर और आर स्क्वायर का रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा, 1/हाफ आएगा। तो उसको हम ऐसे ऐसे पुट कर देंगे तो अलग अलग बॉडी के लिए ये चेंज हो जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन इज दैट कोई हमने सरफेस लिया, अगर ये सपोज कर लो ये एक स्फेयर ले लिया हमने, कोई भी सॉलिड स्फेयर ले लिया, और एक हमने ले लिया स्फेरिकल शेल ले लिया, और दोनों का मास जो है वो सेम है। तो दोनों का मास सेम है, इसका भी m है और इसका भी m है, और दोनों की रेडियस भी r है, दोनों की रेडियस भी सेम है। तो बताओ तो आप बताओ कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कौन सी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी को, अगर दोनों को हमने सेम वेलोसिटी से छोड़ा, मतलब दोनों के पास सेम वेलोसिटी है नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये बॉडी यहाँ पे और एक बॉडी यहाँ पे, दोनों अलग अलग बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है, मास सेम है, वो दोनों सेम है, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। सही है। अगर टी टाइम में अगर हम यहाँ पे चेक करें तो कौन सी बॉडी जल्दी पहुँच जाएगी या फिर जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप क्या बताओगे, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में हमने अभी पीछे क्या देखा, हाफ एम वी सी एम, अगर इसकी वेलोसिटी ये है, और यहाँ पे क्या चेक कर सकते हो आप, वी सी एम ये आ गया, इसकी वेलोसिटी हमने दोनों की वेलोसिटी का सेम रख दी, तो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो गया इस पॉइंट पे अगर देखेंगे हम। तो हमने सपोज कर लिया इसकी वेलोसिटी भी रख दी और इसकी वेलोसिटी भी वी है, और इसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो K1 के लिए देख रहे हैं, तो ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड सरफेस, सॉलिड स्फेयर, और ये क्या है, स्फेरिकल है ये अपना, ठीक है। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, हाफ प्लस यहाँ पे क्या आएगा अपना के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आप टेबल बना लो एक, यहाँ पे रखो रिंग, पहले रखो रिंग, दूसरा लिख दो यहाँ पे रिंग के बाद कोई भी इसका एम आई देखोगे तो एम आर स्क्वायर आता है, ठीक है, एम आर स्क्वायर आएगा ओन एक्सिस के लिए एम आर स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे अगर एम आर स्क्वायर देखोगे और यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे रेशियो देखोगे, रेशियो देख लो यहाँ पे, रेशियो के स्क्वायर अपॉन आर का रेशियो देखोगे आर स्क्वायर का, तो वो कितना आएगा, वो रेशियो यहाँ पे लिख देना। दूसरा ले लो यहाँ पे रिंग ले लिया, तो अपना ले लो स्फेयर, ले लो स्फेरिकल शेल ले लो। स्फेरिकल शेल के लिए क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमने पीछे उसका फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, 2m/r ओमेगा स्क्वायर, ये था, यही था, ये था या नहीं, शायद ये स्फेयर का था। इसके लिए क्या पढ़ा था हमने, यहाँ शायद 3 था, 3 आएगा यहाँ पे, तो 2/3 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रेशियो, यहाँ पे तो 1 है, और यहाँ पे क्या है, जो इसके जो फ्रंट में जो पार्ट है ना ये वाला, यही रेशियो समझ लो, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या है 2/3। अगर यहाँ पे क्या ले लें हम, कोई भी डिस्क ले लें तो उसके लिए क्या होता है, ओन एक्सिस के लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो क्या हो गया, दैट इज़ 1/2 हो गया। और यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर ले लें, सॉलिड स्फेयर ले लें, तो उसके लिए क्या हो जाएगा अपना 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो क्या हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है।
ठीक है, तो ऐसे हमने 4 बता दिया आपको, 1 2 और आप देख लेना। तो वहाँ पे से आप रेशियो याद रख सकते हो उसका। अगर हमने रिंग ले लिया तो यहाँ पे अगर रिंग लिया तो उसके लिए क्या हो गया, रेशियो ले सकते हैं 1। और यहाँ हमने क्या बात करें, स्फेरिकल शेल की बात करें तो यहाँ पे रेशियो क्या जाएगा 2/3। तो उसके लिए 1 + 2/3 कितना हो गया 5 तो यहाँ पे के आई के कितना बन के आया, अगर के आई देखेंगे तो कितना बन के आया किसी भी वेलोसिटी के लिए VCM। और यहाँ पे डेट इज़ 1 + 2/3 इज़ 5/3, 5/3 बन के आया। तो ये 5/6 MVCM का स्क्वायर। तो के आई की वैल्यू हो गई स्फेयर के लिए, सॉलिड स्फेयर के लिए के आई की वैल्यू, सॉलिड स्फेयर के लिए के आई की वैल्यू ये हो गई। और स्फेरिकल शेल के लिए, स्फेरिकल शेल के लिए क्या हो जाएगी, स्फेरिकल शेल के लिए हम आप क्या करोगे, हाफ MVCM का स्क्वायर। और यहाँ पे 1 - K² / R²। तो यहाँ पे K² / R² क्या रखोगे, जैसे कि अभी हमने टेबल में देखा तो वो स्फेरिकल शेल के लिए क्या था 2/3 था। यहाँ पे 2/3 रखोगे तो 2/3 रखोगे तो यहाँ पे ऊपर वाले में हमने गलत कर दिया, ये हमें बस स्फेरिकल शेल का है। यहाँ पे स्फेरिकल शेल है और यहाँ पे ले लो सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए। तो यहाँ पे अब इसका रेशियो क्या रखोगे 2/5 और ये 1 + 2/5 और डेट इज़ 1/2 MV² VCM का स्क्वायर। सही है, तो डेट इज़ MVCM का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 इसका 10 5 और 7/5। तो बचा कितना 7/10 MVCM स्क्वायर। तो ये अपने पास K2 सॉलिड के लिए आया, सॉलिड। और वो ऊपर वाला कितना था, स्फेरिकल शेल के लिए था। तो आप बता सकते हो कौन सा ज़्यादा है। तो स्फेरिकल शेल के जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस वाले से ज़्यादा है, सॉलिड सिलेंडर से ज़्यादा है। तो स्फेरिकल शेल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है ज़्यादा है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखेंगे तो वो स्फेरिकल शेल क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो उसके अंदर ज़्यादा मोमेंटम शो होगा। स्फेरिकल शेल के लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा मोमेंटम होगा। और हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, कम आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो मोमेंटम होगा कम होगा। तो उसको चेंज करने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई स्फेरिकल शेल अगर मूव कर रही है किसी भी एक डायरेक्शन में तो उसको रोकने के लिए हमें क्या ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वही अगर सॉलिड मूव कर रहा है तो उसके लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 5/6 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा अपना, हाँ यह आएगा अपना 7 7 डेट इज़ 50 को कितने बार कटोगे 6 7 8 8 टाइम। तो 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, यहाँ पे 0.8 कुछ आ रहा है, इस वाले के लिए 0.8 कुछ आ रहा है। और यहाँ पे क्या देख पा रहे हो अपना 0.7 आ रहा है। तो ये वाला कम आ रहा है, ये वाला ज़्यादा आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंसेस है, तो काइनेटिक एनर्जी में दोनों में डिफरेंसेस है। तो अगर यहाँ पे सिलेंडर लोगे तो उसकी वजह से भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी रोलिंग डाउन, बॉडी रोलिंग डाउन ऑन द inclined प्लेन। अब हमने हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़ लिया कि काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आता है। अगर हम इंक्लाइंड प्लेन के लिए बात करें तो सपोज कर लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ये, तो यहाँ पे कुछ एंगल होगा जिस पे इसका इंक्लाइंड एंगल है। तो ये हमने अगर कोई इसके ऊपर एक बॉडी रख दी, कोई भी एक स्फेयर रख दिया सपोज कर लिया, तो स्फेयर है और उसका कुछ मास होगा m। तो ये इंक्लाइन करते हुए कुछ इधर की इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये है और इस डायरेक्शन में पहुंचेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा ये। और इसके ऊपर चलो अभी इसको पूरा केस को हम डिस्कस करते हैं अभी जस्ट। सो यहाँ पे भी सेम केस है, ये एंगल अगर ये बन रहा है तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और एक्सीलरेशन, अब इसके बाद जब ये मूव कर रहा है तो इसके कुछ होगा डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो ओके, नाउ वी आर टेकिंग, क्या हमने अपना टॉपिक क्या रखा है, अपना टॉपिक है बॉडी रोलिंग डाउन
ऑन ए inclined ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। सो अब इसको देखते हैं। सपोज कर लो कि ये अपना इंक्लाइंड प्लेन है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे कोई हमने बॉडी रखी, ये इस समय रेस्ट में है और यहाँ से रेस्ट में है और इस पॉइंट पे आके ये यहाँ पे मोशन में, इस पॉइंट पे मोशन पे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ सेंटर ऑफ मास ये होगा लोकेशन, और इस पॉइंट पे ये लोकेशन है। इसका कुछ एंगल है ये थीटा, और ये क्या है अपना इंक्लाइंड एंगल है, सही है। अब ये बॉडी है, इसका कुछ मास है m। सो और ये मूव करिए तो इसका मास चेंज नहीं होगा। तो इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं हम, अपना सिंपल इनर्शियल फ्रेम है। तो इसका मास का कुछ होगा अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे तो वो क्या जाएगा यहाँ पे डाउनवर्ड जाएगा। तो ये अपना लिख देते हैं अपना, डेट इज़ जी डाउनवर्ड फोर्स। और इसकी कुछ रेडियस है आर, ये जो अपनी रेडियस आर है, इसकी कैपिटल आर रेडियस है। इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा एम जी, वो अपने पर डाउनवर्ड है एम जी, ठीक है। और इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है, जहाँ जितने डिस्टेंस कवर करी है वो हमने सपोज कर ली एस ले ली, किसी भी टी वन टाइम से, टी ज़ीरो से, और टी वन टाइम के लिए, टी डैश टाइम के लिए, टी ज़ीरो से टी डैश टाइम के लिए जो डिस्टेंस कवर करी है हमने ले ली एस ले ली। और इसके कुछ हाइट में भी चेंज आएगा, अगर ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इंक्लाइंड है तो उसकी कुछ हाइट में चेंज होगा। तो हमने सपोज कर ली इसकी हाइट कुछ एच में चेंज हो गया ये, तो एच इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखा सकते हैं अपनी हाइट ये है, मतलब यही चीज़ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं यहाँ लिख देता हूँ एच है ये, ठीक है। ये एस है और ये एच है, और ये यहाँ पे सपोज कर लो मान लो परपेंडिकुलर, यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर है। तो हम एस और एच में रिलेशन क्या दिखा सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये पैरेलल लाइन है ना इसके, तो ये पैरेलल है तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा ही होगा, ठीक है। तो एस और एच में रिलेशन क्या हो जाएगी अपने पास, एच इक्वस टू क्या हो जाएगा एस साइन थीटा कह सकते हैं हम, सिंपल। यहाँ आप देख लो ना, ये ऐसे हाइपोटीनियस है यहाँ पे, और ये अपने पास क्या है परपेंडिकुलर। तो साइन कितना होता है, साइन थीटा इक्वस टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। तो हाइपोटीनियस एस रखोगे और ये परपेंडिकुलर एच है, तो एच अपॉन एस रखोगे और एस यहाँ पहुँच जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या आ गई अपने पास साइन एस साइन थीटा आ गई, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो रही है इमेज। सो जो भी हमने लेट किया हम उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो लेट ए बॉडी, हमने कोई भी बॉडी मानी ऑफ मास, तो बॉडी है उसका कुछ मास होगा, हमने एम लेट कर लिया, एंड रेडियस ले ली हमने उसकी, कुछ भी रेडियस आर ले ली, कैपिटल आर ले ली। और वो क्या कर रही है रोलिंग है, तो रोलिंग डाउन रोलिंग डाउन, और रोलिंग हो रही है तो यहाँ से हो रही है। तो स्टार्टिंग इसकी का रेस्ट से है, तो रोलिंग डाउन फ्रॉम रेस्ट, रोलिंग डाउन फ्रॉम रेस्ट। और ये किससे क्या क्या इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रही है, तो अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रही है, तो इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। और यहाँ पे केस लगाओ कि क्या लिखोगे, यहाँ पे हम रियल रोलिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा विदाउट स्लिपिंग का केस आएगा। यहाँ पे स्लिपिंग वो स्लिप नहीं करेगी, तो विदाउट स्लिपिंग, और सही है। तो यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। तो हमने क्या लिया, तो कंसीडर ये यहाँ पे क्या है ए पे रखी है और ये पहुँच गई बी पे। तो ए और बी हमने 2 पॉइंट ले लिए। तो कंसीडर इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव टू बी। तो ए से बी पे पहुंच गई एंड कवर्स एस डिस्टेंस along inclined
इंक्लाइंड प्लेन पे उसने एज डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अभी आपको पीछे अच्छे से डिस्कस किया था, अगर ये बॉडी रोलिंग है तो उसके मेरे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन भी है। तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन है, तो ट्रांसलेशन है इसके पास, क्या है अपने पास, ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल मोशन है। और क्या अपने पास दूसरा रोटेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। ट्रांसलेशनल मोशन में हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वी स्क्वायर होता है ना, कोई भी पार्टिकल है तो उसकी उसका जो होगा वी स्क्वायर लिखेंगे। और कोई भी अगर बॉडी है तो उस बॉडी का क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास, उसकी वेलोसिटी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वी सी एम का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। और रोलिंग के लिए हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। और ये आई क्या लिखती है, इसकी ओन एक्सिस से जो पास होती है, किसी भी सी एम के लिए पास होती है, तो यहाँ पे आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी अपने पास, डेट इज, तो वो अब जब वो मूव कर रही है ऊपर से डाउनवर्ड, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। सो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो तो यहाँ पे मतलब जब वो मूव कर रही है तो वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो टोटल, हम टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे। वो यहाँ पे जो ट्रांसलेटिव मोशन है वो इंक्रीजिंग है, मतलब वो भी हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी हो रही है। तो उन दोनों में काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है। तो टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, पेन खत्म हो गया, जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, तो डेट इज हाफ। तो जैसे जो प्लेन में आई थी हमारे पास वही आ जाएगी यहाँ पे, डेट इज आर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो डेट इज आर टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे गेन लिख लो, गेन, टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बॉडी ने जितना भी गेन किया। सो यहाँ पे हमने जैसे हमने किया था अभी पीछे क्या किया था, यहाँ पे ओमेगा को क्या लिख लिया था, वी अपॉन आर में चेंज कर लिया था। तो वही हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन किस फॉर्म में बन जाएगा, और बाकी सब कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा था अपने पास, ये बचा गया था कि दैट इज आई की लगे क्या लगाना है यहाँ पे, एम के स्क्वायर, तो यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बच गया था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमने पीछे भी एक्सप्रेशन पढ़ा था वही आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ गई, मतलब टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल किसके लिए है, तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग बॉडी की गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, अगर वो फॉल हो रही है मतलब ऊपर से मूव कर रही है डाउनवर्ड, तो उसका जो ऊपर की साइड में पोटेंशियल होगा तो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सपोज कर लो कि उसकी कुछ वर्टिकल हाइट हमने क्या मानी है, किसी भी मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने पे, यहाँ से यहाँ पे पहुँचा है ना ये, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसकी कुछ याली जो हाइट है ये कुछ इसमें कुछ चेंज हुआ होगा। तो ये हमने क्या लिया था, एच लिया था। और यहाँ से डिस्टेंस जो इनने कवर करी थी ये हमारे पास क्या थी, एस थी, सही है। और ये हमारे पास क्या एंगल था, ये थीटा एंगल है, तो एंगल थीटा है। तो एच की रिलेशन में निकालेंगे तो हम क्या आएगी हमारे पास, डेट इज एस साइन थीटा आएगी। ठीक है, तो ये कौन सी है, वर्टिकल हाइट है ये, तो ये क्या हो रही है, कम हो रही है। सो हम क्या कह सकते हैं, वर्टिकल हाइट डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग, तो डिसेंड डिक्रीजिंग को डिसेंड बाय द बॉडी,
तो बॉडी वर्टिकल हाइट कितनी डिसेंड कर रही है, वो दैट इज एच इक्वल्स टू एस साइन थीटा। सही है, तो ये किस पे बेस्ड है, साइन पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है मतलब। तो इसको नोट कर लो ऐसे। अगर ये एच हाइट से इसका जो मतलब पहले ये ऊपर थी तो यहाँ पे इसका कुछ पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, तो यहाँ पे एम जी एच है। सपोज कर लिया यहाँ पे कुछ एम जी एच पोटेंशियल है। अब यहाँ इस पर पहुँच गया तो यहाँ पे क्या इसका पोटेंशियल क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया ना यहाँ पे पोटेंशियल। तो हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया कुछ पोटेंशियल, इसकी हाइट कुछ कम हो गई यहाँ पे। ये ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ था, तो इसकी हाइट यहाँ पे कुछ कम हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉस इन पोटेंशियल। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होएगा, एम जी एच मतलब एच हाइट, एच ही तो कम हो गया, तो एच हाइट में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट, तो एम जी एस आएगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, एम जी एच। तो एम जी एच की जगह क्या जाएगा यहाँ पे, एस साइन थीटा। सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। सो जब हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना था अपने पास, था हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, और ये 1 प्लस के स्क्वायर, मतलब ये क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर अपॉन रेडियस स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, एम जी, और ये अपने पास क्या है, एस साइन थीटा। ठीक है, एस साइन थीटा है। तो यहाँ से एम तो एम कैंसिल हो गया, और वी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालें तो वी स्क्वायर यहाँ से क्या निकल के आएगा, सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ से हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है हमने। तो यहाँ से 2 भी आएगा तो इसको 2 ऊपर लिख लो, तो डेट इज़ 2g साइन थीटा अपॉन, और ये पूरी टर्म जाएगी इसके अपॉन में, तो डेट इज़ 1 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, 1 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। सो क्या है यहाँ पे, जब ये रोलिंग डाउन है तो यहाँ पे मतलब क्या है, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए। और यहाँ पे सपोज कर लिए एसिलेशन यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म ही होगा एसिलेशन। अगर कोई बॉडी ऊपर से फॉल हो रही है, मतलब ऊपर से रोलिंग डाउन हो रही है, तो यहाँ पे हमने ऊपर कुछ यहाँ पे एम जी होगा, कोई जी डाउनवर्ड होगा इसका, और जी डाउनवर्ड है, और यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में कुछ होगा, यहाँ से इसका इस डायरेक्शन में कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपना, इसका जो एक्सीलरेशन आएगा अपना जी साइन थीटा। तो कैसे होगा, ये एम जी साइन थीटा से मूव करेगा। ठीक है, इसको 2 कंपोनेंट में टूटेंगे, तो फोर्स कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, एम जी साइन थीटा वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एम को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा है, साइन थीटा वाला एक्सप्रेशन है, तो वो किस पे, इंक्लाइन प्लेन पे डिपेंड हो रहा है। तो ये क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट ही तो है एक तरीके से ये, तो टोटल जी कांस्टेंट साइन इंक्लाइन प्लेन कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एसिलेशन हो गया, ये यूनिफॉर्म एसिलेशन हो गया। ठीक है, जी की वैल्यू डाउनवर्ड आने में क्या हो जाती है, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और यहाँ पे इंक्लाइन भी कांस्टेंट है, तो यहाँ हमारे पास ए क्या हो गया, हमारे पास कांस्टेंट हो गया। सो और क्या कह सकते हैं हम, इसको यूनिफॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो बाय इक्वेशन हम क्या देख सकते हैं, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम डैश कर रही है तो सो यहाँ पे यू जो हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और वी स्क्वायर हमें पता है डेट इज़ यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, सिंपल है, एस यहाँ पे एस ही रहेगा, जो इसके बीच जो अभी हमने डिस्टेंस देखी थी पीछे वो है ये एस। ओके,
दो पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या थी, एस थी। तो यहाँ पे वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर की जगह क्या लग सकते हैं यहाँ पे 2 और ये हमारे पास पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 AS हो जाएगा, AS। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ सकती है हमारी इस टर्म में आ जाएगी, दैट इज अपॉन 1 + k² r²। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हमारे पास ए इक्वल्स क्या जाएगा, ए इक्वल्स टू एसिलेशन इक्वल्स टू डाउनवर्ड एसिलेशन इक्वल्स टू दैट इज हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एस यहाँ पे क्या जाएगा, एस है यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपल हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी थी ना, सो यहाँ पे वेलोसिटी के साथ एस और है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एस और लिख लेना, ये ऊपर है एस अपना, इन सब के साथ है एस और है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एस और यहाँ पे भी एक एस है, तो एस से एस कैंसिल। तो डैट इज़ अपना जितनी टर्म भी बचेंगी वो क्या बचेंगी, जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² r²। सिंपल है। तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, एसिलेशन बन गया। तो ये डाउनवर्ड एसिलेशन, इसका एक्सप्रेशन ये बन गया, इसको नोट कर लो, बॉक्स बना लो यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आप लिख सकते हो। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और ये किस पे डिपेंड है, के पे डिपेंड है, के और आर और थीटा पे डिपेंड है। ठीक है। अगर हम देखें कि कितना टाइम में वो पहुँचेगा नीचे डाउनवर्ड, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट देखें, सो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, टाइम ऑफ डिसेंट देखें। तो डैट इज़ हम अगर इक्वेशन लगा दें सेकेंड वाली, तो डैट इज़ होती है अपने पास न्यूटन्स की सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या थी अपने पास, ut + हाफ at²। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, ये तो पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो ये टर्म 0 हो गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, s = 2s = at² लिख सकते हैं अपना सिंपल। और t = क्या लिख सकते हैं अपना, 2s/a। सिंपल है। और यहाँ पे t² लिख सकते हैं ना, ये 2s/a। तो t² अपना कितना आ गया यहाँ पे, 2s/, सही है।